नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ विंडो में दिख रहे हैं आपको डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सुप्रभात। जब हम ये बात कर रहे हैं उसके कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा या वहां सुनवाई होगी कि क्या पूरी की पूरी जातियां एक अपराध से घिरी हो सकती हैं। क्या कुछ जातियों को यह तय किया जा सकता है कि जो अपराध हुआ हो वो इन्होंने ही किया होगा। यानी एक ऐसा कानून जो गाइडलाइंस हैं वो ये साबित करती हैं कि कुछ जातियां मूलतः अपराध उनके अंदर पैदा होता है। और ये बात मैं आपसे कर रहा हूं तो इसलिए क्योंकि डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जब इस पर बात करते हैं या जब लिखते हैं तो वो ये बताते हैं कि वो कानून किस से मिलता है, ये आवाज कहां से आई। ये सब जातियां अपराधी हैं। ये बात पहली बार हिंदुस्तान के कानून के अंदर नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट भले ही हमारे अब इस पर फैसला करेगा कि क्या ये जो सरकार कानून लाई है उसमें जो लाइन दिखती है उस गाइडलाइन में जातियां अपराधी हैं और उनका हश्र क्या हुआ था, क्योंकि इसी देश ने उन अपराधी जातियों को डिनोटिफाई किया था। यानी इस देश में अंग्रेज एक ऐसा कानून काला बना के गए थे जिसे दुनिया के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा घृणित कानूनों में से एक कहा जाता है। और जब हम ये गाइडलाइन यूजीसी की सुनते हैं तो उसकी आवाज आपके कानों में गूंजती है, बशर्ते आपने कभी उस कानून के बारे में सुना हो। आज डॉक्टर त्रिभुवन सिंह एक ऐसे कानून के बारे में बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहस आप सुन ही लेंगे, कुछ ही घंटे में वो होने जा रही है, वो क्या होगी। लेकिन डॉक्टर त्रिभुवन सिंह से सुनिए एक ऐसे काले कानून की कहानी जिसने पूरी जातियों को, जिनके बच्चे पैदा हुए वो भी, जिनके बुजुर्ग वो भी, और अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो भी वो अपराधी थे। ऐसा ही कोई कानून आपके जहन में आ रहा है। चलिए हम लोग इसी बातचीत को शुरू करते हैं। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी, जब आप उस कानून की बात करते हैं, जब हमने इस पे बातचीत की तो आपको एक कानून आपके जहन में आया और आपने उसको सीधा कहा कि एक इस तरह का कानून भी था। तो दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए कि तुम सारी जाति के लोग अपराधी हो, ये बात कहां से आती है। जब हम आज यूजीसी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो अचानक मुझे स्मरण आया कि भारत में 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हिंदुओं ने और उस समय तो मुसलमानों ने भी मिलकर जब विद्रोह किया था तो कौन कौन से कानून बने थे। ढेर सारे कानून बने थे जो आज भी चल रहे हैं और ढेर सारे कानून, एक आध कानून जो है वो रद्द कर दिए गए। जो कानून बने थे उसमें है इंडियन आर्म्स एक्ट जो आज भी लागू है कि एक कॉमन आदमी को अस्त्र रखने का वो नहीं है, अधिकार नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी। उसी समय 1857 में क्या हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं। उस समय क्या हुआ कि ढेर सारे जो भी उस समय राजे महाराजे थे या जो भी राज थे वो लोगों ने सरेंडर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और क्वीन विक्टोरिया आ गई, जिन्होंने कहा था कि हम जाति, वर्ण, रंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे। ये उनका वर्ड है 1858 में। लेकिन कुछ ऐसी जातियां थी जो कि उनसे समझौता करने को तैयार नहीं थी। उनके आपराधिक कृत्यों का मुकाबला, वो हिंसा का मुकाबला हिंसा से दे रही थी। उनको उन्होंने 1857 में एक कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। प्रोबेबली वही आदमी है जिसने आईपीसी बनाई थी, उसी आदमी ने बनाया था, मुझे ज्यादा याद नहीं है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उस कास्ट में, उस कुल में पैदा हो वो जन्मजात अपराधी है। और आपको ये मैं बताऊं, आप इसको सिर्फ भारत तक मत सीमित रखिए। आपने हाफ कास्ट का नाम सुना है? जी। आपने कास्ट सुना है, आपने जी। हाफ कास्ट सुना है? नहीं, आप बताइए दर्शकों को, मैंने नहीं सुना। हाफ कास्ट एक्ट बना था ऑस्ट्रेलिया में।
यूरोप से जाने वाले ईसाइयों ने चाहे अमेरिका पे कब्जा किया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया हो, उन वहां के रहने वाले मूल निवासियों का उन्होंने समूल नाश किया। उसमें एक एक्ट आता, हाफ कास्ट एक्ट, आप गूगल करिएगा तो मिल जाएगा। उन्होंने भारत में ये जो कास्ट बनाए, ये जो क्रिमिनल कास्ट एक्ट, उसका अर्थ ये था कि ये कास्ट जन्मजात अपराधी हैं। एक बच्चा पैदा होगा तो भी अपराधी है। उसमें उस समय 127 जातियां थी, आज शायद उनकी संख्या बढ़ के 200-500 हो गया होगा। और आज की तिथि में उनकी जो जनसंख्या है वो करीब 5 या 6 करोड़ होगी। और ये जातियां उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक थी। आज मेरी बात हुई एक उसी कास्ट के एक विद्वान से, तो मिस्टर लोधी हैं और वो हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं और हमसे 1-2 बार मिल भी चुके हैं और अपनी कास्ट को काफी अच्छा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कई बातें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। उन्होंने बताया क्रिमिनल कास्ट में 2 तरह के लोग थे। एक तो सेटल्ड लोग थे, मतलब जिनके पास गांव, घर, जमीन थी, और कुछ थे कि जो कि अनसेटल्ड थे। अनसेटल्ड का मतलब यह है जिनको नोमैडिक कहा गया, कि वो एक जगह घर नहीं बनाते थे। जैसे आप उनको समझिए कि वो एक तरह के ट्रेवलिंग व्यापारी थे जी। आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं यूरोप के जिप्सी, या जिसको वो कहते हैं एक और नाम देते हैं, रोमा जो रोमा इंडियंस है, रोमा ट्राइब, तो जो कि हम मेरे हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे भारत के, पूरी दुनिया में। ये लोग ट्रेडर्स थे और वो उसमें खुश थे, जैसे भी थे उसमें खुश थे। लेकिन इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना के पहले उनको क्रिमिनल घोषित किया, फिर समाज से आइसोलेट किया, जो कि आज हो रहा है। जो बहुसंख्यक समाज से उनको आइसोलेट किया और ये उनके ऊपर क्रिमिनल होने का स्टिग्मा चलता रहा। और आपको आश्चर्य होगा कि ये कास्ट 1947 के बाद भी क्रिमिनल ट्राइब्स ही थी। मतलब जो उनके नियम कानून उनके ऊपर लागू होते थे कि वो कहीं भी जाएंगे तो बता के जाएंगे, हफ्ते में आके पुलिस थाने में अपने आप को नोटिफाई करेंगे, बताएंगे। इस तरह का जो नियम था वो 1847 के बाद भी 5 साल तक चलता रहा। इसका अर्थ क्या होता है? 1947। 1947 के बाद 5 साल तक चलता रहा, 1952 तक। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि जो भी नियम कानून अंग्रेजों के बनाए हुए थे वो उस समय भी चल रहे थे, और वो क्या कहेंगे, एक परोक्ष रूप से आज भी चल रहे हैं। मेरे उनसे बात हुई, लंबी बात हुई, तो उन्होंने बड़ी मजेदार बातें बताई कई। उन्होंने कहा कि एक जबलपुर के हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे, समथिंग सिंह नाम बताया उन्होंने, कि उन्होंने बताया कि उनको पता ही नहीं था कि वो क्रिमिनल ट्राइब से है। ये बात तब की है जब क्रिमिनल ट्राइब को बाद में कालांतर में ओबीसी का रिजर्वेशन मिल गया। ये तब की बात वो बता रहे थे, मतलब हाल की बात होगी, 20-30 साल पहले की। तो किसी ने उनसे कुछ बात कही और किसी उसके कोर्ट के क्लर्क ने कुछ कहा कि आप तो ओबीसी हैं, तो मानने को नहीं तैयार थे कि हम तो लोधी हैं, छत्री हैं। बोल नहीं, फिर लंबी बहस के बाद उनको पता चला कि वो ओबीसी हैं, तो उन्होंने ओबीसीयों के अनेक मुकदमे लड़े और उनको जीत भी दिलाई। उसी तरह की एक बात उन्होंने और बताई कि गाजियाबाद का एक चर्मकार महाजन व्यक्ति था जो कि जाटों लोगों को सूद देता था। मतलब सूद मतलब उधार देता था, टैक्स, ब्याज पे। जी जी। और उसको बाम सेफ की जब रचना हुई तो बाम सेफियों ने उसका माइंड सेट किया, और उसके बाद वो भी चिल्लाना शुरू कर दिया उसने कि मुझे भी 3,000-5,000 साल से पीड़ित और शोषित किया जा रहा है। एक उदाहरण उन्होंने और दिया कि
एक व्यक्ति था उनके गांव के बगल का ही, उन्होंने बताया उनके कस्बे के बगल का ही, कि जो चर्मकार था जाति से, और उसके पास 2-2 ट्रैक्टर थे खेती किसानी और माल ढोने के लिए, और जो कि वो बाबू साहब लोग, पंडित जी लोग उससे जाके आग्रह करते थे कि भैया हमारे यहाँ खेत जोत दो। तो ये जो शोषण की अवधारणा है, ये टोटली फेक नैरेटिव पे बेस्ड है, और भारत के विधान और विधान निर्माता और उसके एग्जीक्यूटर वो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट से ही ग्रसित है। और आज भी इवन मोदी सरकार में ईसाइयों के एजेंट एंटी हिंदू, एंटी इंडिया घुसे हुए हैं, जिनके कारण ये यूजीसी जैसा ये डिस्क्रिमिनेटरी और घृणित कानून आया है। आवाज नहीं आ रही आपकी? दरअसल मैं जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर साहब ने जो बताया वो लॉ जो है 1871 में लॉ आया, और इसको जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहा गया। 1920 के दशक में इसमें बहुत जबरदस्त इंक्रीज किया गया। क्रिमिनोलॉजी के एक प्रोफेसर साइमन कॉल की शुरुआत में इसको ऐसे लिया गया कि कुछ जातियों से संबंधित सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के साथ पैदा होंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के साथ पैदा होंगे। अभी वो पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन वो जब भी पैदा होंगे, अगर आपने शादी कर ली है तो आपसे जो भी बच्चे पैदा होंगे वो आपराधिक ही होंगे। और भारतीय उपमहाद्वीप में तो सामाजिक बहिष्कार में विशेषज्ञता रखते थे। तो 1871 में शुरुआत में कुछ गुर्जर, हरनी राजपूतों के उपकबीले, लोधी जैसा उन्होंने जिक्र किया राजपूतों का उपकबीला, ये शामिल थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक इसमें जबरदस्त तरीके से विस्तार करना शुरू किया। इसी में शूद्रों को, अछूतों को, इन लोगों को, जो सन्यासी, पहाड़ी, इन जनजातियों को इसमें शामिल करते चले गए। और औपनिवेशक वालों ने एक बड़ी जो जाति, आपराधिक जातियों की एक पूरी सूची बना दी। अब इन लोगों में क्या क्या थे, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आप इसको जोड़ते चलिएगा। कुछ ऐसी जनजातियों के साथ थे जो आंदोलन और उन मामलों में प्रतिबंधित थे जिनके साथ वो मेलजोल कर सकते थे। ब्रिटिश भारत के कुछ क्षेत्रों में पूरे जाति समूहों को जन्म से ही दोषी माना जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, बच्चों को उनके माता पिता से अलग किया जाता था और दंडात्मक उपनिवेशों में रखा जाता था और उससे अलग ले जाया जाता था। तो ये जो कहानी है जो हम देख रहे हैं, सेग्रीगेशन, एक 20% लोगों को आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, 20, 15, 20 जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या उस वक्त नहीं, वहां भी इतनी बड़ी आबादी नहीं रही होगी, आपने उनको किया, वो लोग सामने नहीं रह सकते। और मैंने इस एक्ट को तब पढ़ा था जब भांटू जाति का डाकू सुल्ताना जो बिजनौर के इलाके में था, भांटू जाति को भी उन्होंने उसमें रखा हुआ था ट्राइब्स में। तो वो लोग कहीं रात को किसी शहर में भी नहीं आ सकते थे। वो लोग अगर कहीं आए हैं वो किसी मजबूरी से, डॉक्टरी इलाज या किसी भी चीज के लिए आए हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जाता था, उनको गिरफ्तार किया जाता था। हर आदमी को यह हक था कि वो उनको अरेस्ट कर सके। जैसे हर आदमी को यहां शिकायत दी जा सकती है कि साहब ये ऐसा सोच रहा था, क्योंकि ये अपर कास्ट है, इसने ऐसा सोचा ही होगा, ये तो तय है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में और बताइए, क्या रहा फिर, कैसे हुआ ये सब चीजें? तो उसमें आप जब आपने इसमें देख लिया, गूगल पे सब वही है काम भर का, जो तो मैंने वो निकाला था जो गूगल पर नहीं है। हाँ वही बताइए, वही मैं दे रहा, ये तो हाँ, सब वो है। उसमें एक विलियम बूथ टकर का भी नाम जोड़ लीजिए। विलियम बूथ टकर एक पादरी टाइप का चीज था, मेथोडिस्ट कहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लंदन का। उसने पूरी दुनिया में एक साल्वेशन आर्मी चलाई। साल्वेशन का अर्थ आप वो समझिए, साल्वेशन का अर्थ होता है कि जो जीसस को समर्पित होगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। और उसके बाद एक बूथ टकर, फ्रेडरिक बूथ टकर आया जो कि आईसीएस था। उसने अपनी जॉब को छोड़ के इन जो क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग थे, इनको रिहेबिलिटेशन के नाम पर उनका कन्वर्जन किया।
रिहेबिलिटेशन के नाम पर उसने कहा कि भाई ये तो सोसाइटी से बाइकआउटेड है और फिर इनका तो खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं बचा और ये बड़े गंदे रहते हैं, तो उनको उसने सूप, सॉप और एक और कोई है एजुकेशन, खाने के इंतजाम करे और नहाने का इंतजाम करे और इनका सॉल्वेशन करे। उसने काफी जो है ये क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों को फिर कन्वर्ट किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया, जिसका विरोध पूरे भारत में किया, जिसमें लाला लाजपत राय की बलिदान हो गए, मृत्यु हो गई, जहां से भगत सिंह और उधम सिंह जैसे लोगों का जन्म होता है जिस घटना के कारण। उसमें एक लोथियन कमेटी रिपोर्ट है अम्बेडकर साहब की 1932 में, जहां से सेपरेशन का जन्म होता है। भारत में सेपरेशन का जन्म 1932 में होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पर पाकिस्तान बना और सेपरेट इलेक्टोरेट पे आरक्षण बना। तो अंबेडकर जी से पूछा गया कि साहब ये बताइए कि, एक मिनट गीता थोड़ा बंद करो, कि साहब ये जो क्रिमिनल ट्राइब के लोग हैं इनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने मना कर दिया, साफ लिखा है कि उन्होंने बोला कि नहीं, इनको तो वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो पूरे जो दलित और पिछड़े लोगों के जो अगुआ माने जाते हैं आज की स्थिति में, लोथियन कमेटी आप मिल जाएगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जब हमने रिसर्च करना शुरू किया था तो आसानी से उपलब्ध था। अच्छा, ये लोधी साहब ने बताया कि 1921 के जो जनगणना हुई थी 1911-1921 में, इनको डिप्रेस्ड क्लास में रखा गया था, जिसको कि आज की डेट में शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, डिप्रेस्ड क्लास में। लेकिन अंबेडकर जी के इस निर्देश के बाद, इस उनके व्याख्यान के बाद, या जो भी कहा जाए, उनको उस क्लास से बाहर निकाल दिया गया। वो फिर उसी में रह गए, क्रिमिनल ट्राइब्स में। तभी 1947 के बाद ये स्वतंत्र नहीं हो पाए फिजिकली या लीगली। आप इनको स्वतंत्र नहीं, ये 1952 में जाकर स्वतंत्र हुए कि पुलिस के कानून के शिकंजे से इनको मुक्ति 1952 में मिली, 1947 में नहीं मिली। तो और जो शोषण की जो कहानी है, आप उसको बड़ी मजेदार है। आप जो 3000 साल, इवन हमको एक याद है पुरानी घटना कि किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप ये जो आप शोषण की कहानी बता रहे हो ये कितनी पुरानी है। तो शायद भाजपा की सरकार थी जिसने कहा कि 1000 साल पुरानी। उस समय मैंने लेख भी लिखा था कि भाई 1000 साल की जो कहानी तुम बता रहे हो, इसका कोई आधार है ना भाई, कोई डेटा होगा, कोई फैक्ट होगा, तभी तो आप कोई बात मानेंगे, अपने आप मान लेंगे। बड़ी मजे की बात है कि भारत में प्रेमचंद जी, क्या ना प्रेमचंद नाम ना, वो नॉवेलिस्ट, जी, जिन्होंने नमक का दरोगा लिखा, उन्हीं का है ना, प्रेमचंद जी का। जी। भारत में सबसे बड़ा आंदोलन गांधी ने नमक आंदोलन किया जी, नमक सत्याग्रह, 1930 आई थिंक। हाँ 30। ठीक भाई, फिर ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि नमक के लिए आंदोलन करना पड़ा? आज तक इस पर कभी विचार हुआ? भाई नमक जैसी मामूली चीज के लिए विल डुरैंट, जे सुंदरलैंड और अनेकों लोगों ने लिखा कि ये तो बहुत ही घृणास्पद कानून है ब्रिटिश का, जिसके कारण जो नमक, जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उससे भी वंचित कर दिया जाए। भारत में संभवतः तभी ये दोहा या वो प्रचलित हुआ होगा कहावत कि भाई नून रोटी खा के काम चला लेंगे, नमक रोटी खा के काम चला लेंगे। लेकिन फिर नमक भी नहीं मिलता था। नमक का निर्माण भारत में
लगभग हर जिले में होता था। 1778 में उन्होंने नमक को मोनोपोलाइज किया। नमक को ब्रिटिशर्स ने मोनोपोलाइज किया तो उन्होंने भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया। ट्रांसपोर्ट के लिए एक 2500 मील का एक आप समझिए एक रोड बनवाई कि नमक उसी रास्ते पर से जा सकता था, जिसमें 12,000 लोगों को एम्प्लॉय किया चेक करने के लिए कि कोई बिना टैक्स दे करके न जाए। नमक का दाम एक दशक में 300% से 2000% बढ़ गया और जो एक आम भारतीय की कमाई थी उसके 2 महीने की कमाई, यदि साल भर में 2 महीने की कमाई नमक खरीदने पर खर्च होती थी। क्या आपको यह तथ्य मालूम है? हाँ, ये तो चूंकि एक नमक की बाट बाकायदा एक किताब है जो बताती है कि किस किस तरह से बाट बनाई गई थी। हो सकता है, तो आप उसके डीपर एस्पेक्ट पे जाइए। तो नमक के मैन्युफैक्चरर कौन थे भाई? नमक के मैन्युफैक्चरर कौन थे? एक किताब आई 1872 में एम.एस. हेरिंग की, जिसको अंबेडकर जी ने काफी रेफर किया अपनी पुस्तक में। वो एक ईसाई पादरी था, उसने लिखा ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ इंडिया। उसमें वो लिखता है लोनिया या नोनिया जो लोग नमक मैन्युफैक्चर करते थे। आपने देखा होगा अपने बचपन में कि गांव में लोग जो है भैंसे पे या किसी पे लाद के नमक के ढोके ले आते थे, मोटे मोटे ढोके में बेचते थे। तो जो नमक के मैन्युफैक्चरर थे वो बेरोजगार हो गए, और उसमें कौन कौन लोग थे? वत्स गोत्री छत्री। आपको बहुत से टाइटल चौहान टाइप के दिखेंगे जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ठीक? वत्स गोत्री छत्री और लोधी भी शायद है उसमें। और इस कम्युनिटी में बनारस की बात है, वो बनारस मिर्जापुर में, उसमें भूमिहारों का नाम है, उसमें बिंद का नाम है। एक बगल का ही बिंद लड़का जो है डॉक्टर आज की डेट में एमपी है मिर्जापुर से। और इस तरह की उसने 12-13 जातियों की लिस्ट दी है, जिसके बारे में वो लिखता है कि ये लोग समझदार थे, जो कि नमक कानून बनने के बाद इन्होंने कुछ और काम धंधे शुरू कर दिए, वरना ये मर गए होते, भूखे मर गए होते। जैसे कुआं खोदना, ईंटा पाथना, इस तरह के। यद्यपि नमक, हमारे यहाँ एक बड़ी मजे की बात मैंने पढ़ी, साल्ट पित्रे नाम कहता है, जो एक आप वो खेत देखे होंगे जहां पे नमक ज्यादा होता तो रेह कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, रेह कहते हैं ना वो। मिट्टी जो है बड़ी वो नमकीन हो जाती है, तो नमक से मिट्टी बनाने की जो है वो पद्धति थी हमारे यहाँ। उसने लिखा है साल्ट पत्र से नमक बनाया जाता था। आप ये समझिए कि ये, और हाँ, सबसे बड़ी कम्युनिटी में नाम ही बोलिए, मुसहर। हाँ, मुसहर। हाँ, मुसहर कम्युनिटी, जिसके एक राजनीतिक वो प्रतिनिधि भी है बिहार में, वो भाजपा की पार्टी में वो भी सदस्य भी है। क्या नाम उनका? जीतन राम मांझी। हाँ, जीतन राम मांझी जी। ये मुसहर। अब आप ये बताइए कि शोषण तुम्हारा किया किसने? बेरोजगार तुमको किसने किया? जो हजारों साल से तुम्हारी आपका जीवन यापन हो रहा था जिन व्यापारों से, उन्होंने आपको शोषण किया? या आप जिनको आज जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की तरह एक कानून बनाकर उनको डालना चाहते हैं उसमें, उन्होंने शोषण किया? इस बात पर कोई भी बुद्धिजीवी बात करने को तैयार नहीं है। पत्रकारिता के जगत से लेके कोई भी इंटेलेक्चुअल अभी, मैं तो इस बात पे कहिएगा तो एक समारोह करवा के सारे विद्वानों को बुला के बात करना चाहूंगा कि तुम्हारा शोषण की जो कहानी है वो कब शुरू हुई, उसका डाटा दो, उद्धरण दो, और फिर हमसे आके बात करो। और इस तरह की तो मैं आपको हजारों डेटा दे सकता हूं कि इनका शोषण की जो कहानी रची गई वो एक फेक नैरेटिव, झूठी कहानी। अच्छा, झूठी कहानियों का प्रभाव कितना होता है आप ये जानिए। आप उसमें पत्रकारिता जगत में आए थे कि नहीं आए थे मुझे नहीं याद है,
जब अमेरिका ने इराक पर हमला करने की तैयारी की, आप थे क्या पत्रकार थे? नहीं, मैं तो 1991 में बीएससी 1991। और ये कब हुआ था? जो इराक में आपने अटैक किया था ना, वही। हाँ, मुझे एकदम स्मरण है कि पूरी दुनिया की मीडिया ये बोल रही थी कि वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में है, इसलिए उस पर हमला होना चाहिए। और मैं भी कन्विंस था। ठीक, इराक पर नाटो मतलब यूरोप और अमेरिका ने हमला किया, और उसके जो सद्दाम हुसैन इराक, जो एक अच्छा खासा खूबसूरत देश था, प्रभुत्व वाला धनी देश, और उसको बर्बाद कर दिया। और वहां पर वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला क्या? नहीं मिला। किसी ने पूछा जाके? तो ईसाइयों को नैरेटिव गढ़ने में एक्सपर्टाइज है, और वो कन्विंसिंग नैरेटिव गढ़ने में एक्सपर्टाइज है, क्योंकि आप वहां तक सोच ही नहीं पाते हो कि कैसे माइंड को मैनिपुलेट किया जाए। आप पत्रकारिता जगत से, आप जानते हैं कि पत्रकारिता जगत का एकमात्र उद्देश्य कोई भी नहीं है कि मैं सच्ची खबर, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि माइंड को कैसे मैनिपुलेट करें। वरना यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 13 तारीख को है ना? कब है? 13 में है, और आज 28 है। ये 2 हफ्ते से सो रहे थे, क्योंकि वो मैनेज थे। अब उनको लग रहा है कि मैनेजेबल नहीं है, तो मजबूरी में अपनी इंटीग्रिटी बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए आए। तो दिस इज द पावर ऑफ नैरेटिव, जिसका शिकार हिंदुस्तान का पूरा इंटेलेक्चुअल वर्ग है। वो लेकर के, हो सकता है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकता है कि एक सांसद हो सकता है कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि राष्ट्रपति हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सच्चाई क्या है इस फेक नैरेटिव के पीछे। वो उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। मैंने 10 साल रिसर्च किया इस पर, और इसलिए नहीं रिसर्च किया कि मुझे कुछ बोलना है, कभी पॉडकास्ट करना है। सिर्फ इसलिए रिसर्च किया कि यार हुआ कैसे, क्या था, जिज्ञासा। जी। और मैं दरअसल आपको ये नोशन इस कानून में कैसे झलका? वैसे तो मैं छोटी सी और चीज बता दें, इट वाज रूटेड इन द कंटेम्परेरी ज्यूरिस्प्रूडेंस दैट क्रिमिनलिटी वाज हेरिडिटरी इन इंडिया एंड क्रिमिनल वर सच बाय प्रोफेशन एंड बिलोंग टू लाइक माइंडेड फ्रेटर्निटी। ये वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग। ये कहाँ लिखा है? जनरली मैं देख रहा हूँ अलग अलग समय का निकाल के, फिर आपको भी भेजूंगा। ये वारेन हेस्टिंग्स के समय का वो जो है प्रोफेसर हेनरी। अच्छा, आप ये बताइए कि वारेन हेस्टिंग्स, उसके आगे सर नहीं लिखा है, लॉर्ड नहीं लिखा है लिखा हुआ क्या? नहीं है। बाकी जितने भी अंग्रेज आए, सबके सामने सर और लॉर्ड जरूर लगा रहेगा, क्योंकि वो एक जो है, वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों का अंतिम प्रतिनिधि था, अनपढ़ प्रतिनिधि था, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, स्कूल डिग्री, कॉलेज डिग्री। उसके बाद अंग्रेजों ये किया कि सबको लॉर्ड या सर लगा के भेजते थे। तो वो तो उसी समय काल का है, ये हमारे ख्याल से 1800 समथिंग का है ना, 1772। हाँ, 1772-75 का। ये तो 1775 का तो वो एरा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और भारत की जीडीपी आज की डेट में एक छोटा बच्चा भी जानता है कि 1750 तक भारत की जीडीपी विश्व की 25% जीडीपी की बराबर थी। आज पूरी दुनिया में जीडीपी बढ़ाने की ही मार चल रही ना। अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहता है। मोदी जी लड़ रहे हैं उससे कि वो अपनी जीडीपी खोना नहीं चाहते हैं। यूरोप भी धीरे धीरे संगठित हो रहा है, वो अपनी जीडीपी खोना नहीं चाहता है। तो 25% विश्व की जीडीपी 1750 में थी,
जब ब्रिटेन की जीडीपी मात्र मेरे 1.8%, 1750 में शायद 17% रह गई थी, 25 ना ना फीसदी ना 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 हाँ, ना 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 अच्छा आप अच्छा उसको 25 ठीक रख है। लीजिए, 23.5 रख लीजिए। देखिए ये सब डाटा मेरे माइंड में फीड है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। 1800 1800 में ये घट करके 18%। जी जी। ठीक है। तो तो हम लोग अब इसको जी नए कानून के साथ कैसे सेग्रीगेट जी उसके साथ अगर हम लोग वो करें डॉक्टर साहब, इसमें आप जोड़ें कि ऐसा ये सेग्रीगेशन इसलिए किया गया था और वो धीरे धीरे वो लोग समाज से कटते चले गए क्योंकि आप उनको पकड़ रहे हो। तो कहीं ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ करने की कोशिश है क्योंकि अगर ये लिखेगा नहीं नहीं, ये तो SC/ST एक्ट में ही हुआ है ना कि आपको नॉन वेलेबल ऑफेंस घोषित कर दिया गया। आपको सफाई का मौका दिए बिना ही आपको अपराधी घोषित करके और जेल में डाल देना है। मात्र कोई आदमी आपके ऊपर एलिगेशन लगा दे तो। अभी एक कोई विष्णु तिवारी या कोई किसी की आजकल फेसबुक या सोशल मीडिया पे वायरल है जो 20 साल की जेल काट के आया है, निरपराध व्यक्ति। तो ये तो कानून, वो माइंडसेट तो आज भी चल रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में उतनी बेहयाई नहीं की जा सकती है, इसीलिए वो फेस जो है दबा हुआ है, वो शकल जो है दिख नहीं रही है। और ये जो अभी कानून आया, ये यूजीसी रेगुलेशन में, उसने एक्सपोज कर दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोदी जी के शासन में वो सारे एंटी नेशनल बड़े पदों पे पहुंच गए हैं जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के विरोध में एक दशक से लड़ रहे हैं। और सूत्रों से पता चला है कि इसमें उन्हीं का हाथ है। मोदी जी की कितनी सहमति मुझे नहीं पता। सूत्रों के मुताबिक आपके पास भी आपके सूत्रों ने खबर दे दी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच के ही हुआ फैसला है। अलग चीज है, अब इस पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आपका फाइनल कमेंट सर चाहिएगा क्योंकि हम लोग फाइनल अब कमेंट मेरा ये है कि आपके नाम पे लगा है धीरेन्द्र सिंह पुंडी, सिंह लिखा हुआ है। हालांकि सिंह आज की डेट में बहुत डूबियस जो है वो टाइटल रह गई है। मेरे नाम पे लिखा हुआ है सिंह। बिहार में जाएंगे तो टाइटल पता ही नहीं चलती है। भाई मान लीजिए एक बच्चा, जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में गए होंगे तो आपको अपनी जात तो पता रही होगी ना जी। लेकिन आपके साथ जो नए बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनकी जात तो पता नहीं होगी। वो तो शायद ऑफिस रिकॉर्ड में होगी या उनको पता होगी। आप कॉलेज में जा रहे हो, मैं कॉलेज में घुस रहा हूँ, बच्चा डरा सहमा पता नहीं कहाँ से आया हुआ, किस व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट करता हुआ घर से, माता पिता से दूर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। उसको अपनी जात के अतिरिक्त किसी की जाति का पता नहीं। और वो उम्र ऐसी होती है, टीन एज, जहां पे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन सब फ्लो करता रहता है, जहां पे आदमी उत्तेजना का जल्दी शिकार हो जाता है। किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, उसको नहीं पता है कि वो किसके साथ कहा सुनी कर रहा है। वो ब्राह्मण के साथ कर रहा है, क्षत्रिय के साथ कर रहा है, वैश्य के साथ कर रहा है, बनिया के साथ कर रहा है, या फिर किसी SC/ST OBC के साथ कर रहा है। तो अपने आप को बचाए कैसे? मान लीजिए सारे प्रिकॉशंस के बावजूद, भाई मोदी जी का ये तो वो नहीं होगा, इरादा नहीं होगा कि वो अपराध को बढ़ावा दें या सवर्णों को सताएं। ऐसा तो इरादा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या नहीं लगता है नहीं उनका क्या इरादा? इसके उनका बारे में इरादा क्या सवर्ण? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अच्छा, फैसला जो है उनकी बिना मर्जी के नहीं आएगा। हाँ नहीं तो देखिए, मैं तो बहुत करीब जो है एक दशक से ऊपर हो गया मोदी भक्त रहा हूँ, 2012 से ही। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर उसमें मैं कहता हूं कि आदमी अपने आप को कैसे बचाएगा, उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।
आपने देखा होगा ना, पुलिस वाले सिपाही सब अपने छाती पे एक तो नेम पे प्लेट का बिल्ला लगाते ना, कंधे पे नहीं, वो छाती पे, फलाने जी हाँ, राम। नेम प्लेट लगती है, वो उनकी प्लेट लगती है। हाँ, क्या कहते हैं, नेम प्लेट ना। हाँ तो मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि मोदी जी यूजीसी में एक सिफारिश और कर दें कि प्रत्येक हाँ छाती पे अपने जात की नेम प्लेट लगा के चले, जिससे अपराधों में घटोतरी हो, आदमी सावधान रहे कि भाई इससे बातचीत करना ठीक है कि नहीं है। कम से कम आदमी को पता तो चल जाए हम किससे बात कर रहे हैं। सामने वाला कुछ बोल भी दे तो हमको सब समझ में आए कि अरे यार चलो ठीक है, तो पंडित जी हैं या ठाकुर साहब हैं, इनको हम 2 बार बोल भी देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये एक मेरा सुझाव है मोदी जी को और यूजीसी कमीशन को, कि चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी एक आपका एक नहीं सुनिए, एक यूनिवर्सिटी प्रशासन को पता है कि उसकी क्या जाति है, किस जाति से उसने एंट्री मारी है, एक उस बच्चे को पता है, बाकी किसी को तो नहीं पता है ना। एक मेरा यही फाइनल कमेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग एक बड़ी अलग सी सब्जेक्ट पे हमने एक बात की, लेकिन ये बात सही है, चूंकि हम लोग ऐसे तमाम चीजों को सोचते वक्त हिचकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब बात करेंगे तो कम से कम ये तो पता रहे कि आप किस से बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको हर वक्त पिंजरे में रहना है और उस पिंजरे में आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला कौन है, क्या है, ये सब पर ये जरूर दिखाई देगा। और ये बात सही है कि कम से कम यूनिवर्सिटीज में जब तक कि वहां कोई बापसा का ना हो, जब तक कि वहां कोई सीपीएम सीपीआई का ना हो, वामपंथियों की घृणित एजेंडे के साथ ना आए हुए लोग हों, या नरक की आइडिया के साथ जो इस देश को कन्वर्ट करने वाले लोग ना पहुंचे हों, कोई किसी की जाति पूछता नहीं है। कम से कम शहरों का यही सच है। सर, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से भी अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और डॉक्टर साहब की 2 किताबें हमने आपको बताया था, डॉक्टर साहब उनके नाम एक बार फिर बता देंगे। अंबेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद, ये किताब है उनकी, संवाद प्रकाशन से है शायद, और दूसरी उनकी एक किताब है शूद्र कौन। तो ये दोनों किताबों जी वो आप पढ़ें और मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। डॉक्टर साहब ने इन पर बड़ी अच्छी रिसर्च की। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बाकी सुप्रीम कोर्ट के बाद बात होंगी। जी नमस्कार। ठीक है सर, थैंक यू।